Good morning friends, welcome to Kana Commerce classes and today's topic is internal reconstruction. So आंतरिक पुनर्निर्माण, ठीक है। आंतरिक पुनर्निर्माण क्या होता है? देखो, अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब फिर से कंस्ट्रक्ट करना, फिर से बनाना किसी चीज़ को, ठीक है। और एक आ जाता है, अभी देखो जहाँ इंटरनल है, नाम से क्लियर हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन मतलब कुछ बनाना। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है तो इंटरनल है तो मतलब एक्सटर्नल भी कुछ ना कुछ होगा, है ना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो रिकंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? देखो, जब एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी एक कंपनी है ए लिमिटेड, हमारी एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। हमारी एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है। अब उसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। जब हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो जो हमारी ए लिमिटेड कंपनी है वो ए लिमिटेड कंपनी ही रहेगी, लेकिन उसके क्या कर देंगे हम, लेकिन हमने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। कंपनी सेम ही है लेकिन हमने उसमें क्या कर दिया, कुछ चेंजेस कर देना, ठीक है। ठीक है, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देना, उसको बोल देते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? देखो, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होगा, हमारी कंपनी है ए लिमिटेड, कंपनी है हमारी ए लिमिटेड। अब वो क्या हुआ, ए लिमिटेड ने अपनी कंपनी को, जब ए लिमिटेड जो कंपनी थी वो ए लिमिटेड कंपनी ख़त्म हो गई, डिज़ोल्व हो गई, एंड हो गई। जब वो ए लिमिटेड कंपनी एंड हो गई, उसकी जगह हमारी कौन सी कंपनी है, ए लिमिटेड कंपनी कर दी। मतलब कंपनी का नाम चेंज कर दिया। एक कंपनी, पहले वाली कंपनी का एग्जिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसकी जगह दूसरी कंपनी आ जाती है, तो वो क्या हो जाता है हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब पहले वाली कंपनी को बिल्कुल डिज़ोल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब दूसरी नई कंपनी जो आई ए लिमिटेड, वो क्या हो जाएगी, हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है? अब हमारा इंटरनल क्योंकि अब हम न्यू चैप्टर कर रहे हैं तो इससे थोड़ा हमें बेसिक पता होना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है? एक हो जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, जो हमारी ए लिमिटेड कंपनी है वो ए लिमिटेड ही रहेगी, ठीक है, ही रहेगी। बस उसके थोड़ा बहुत कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पूंजी संरचना को हम चेंजेस कर देते हैं। और जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है उसमें हम क्या करते हैं, हमने क्या किया एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में, हमारी ए लिमिटेड कंपनी थी, उसका पहले वाली कंपनी को ख़त्म करके उसकी जगह दूसरी कंपनी आई जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, हम ए बी लिमिटेड रख दिया, ठीक है। उसकी जगह दूसरी कंपनी का निर्माण हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है? और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमारा क्या हुआ, वही जो हमारी कंपनी है वो सेम रहती है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लो, जब जैसे कोई पर्सन है वो मतलब बीमार होता है, ठीक है, उसको फीवर होता है, तो वो क्या करता है, मेडिसिन लेने जाता है, मतलब थोड़े बहुत अपने मतलब बॉडी चेकअप करवाता है, अपने चेंजेस करता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पर्सन तो वही है लेकिन उसने अपना जो उसका एक बॉडी लेवल था, बॉडी टेम्परेचर था, वो थोड़ा कम हो गया है, ठीक है, या ज़्यादा हो गया है। तो क्या हो गया कि मतलब उसको अपना एक नॉर्मल पोजीशन में लेकर आना, फिर से वो पहले से थोड़ी नीचे की पोजीशन में या ऊपर की पोजीशन में उसको सेम एक नॉर्मल लेवल पर लेकर आना, वो क्या हो जाएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी वही है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं ताकि वो एक सेम एक नॉर्मल लेवल पर पहुंच जाए, ठीक है। तो वो जगह इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है? अब देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे ना तो उसमें ना कुछ बेसिक पॉइंट्स रहेंगे दो। वो कौन से हैं? एक होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है, एक तो हमारा होता है, जब हम कोई भी कंपनी हम स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले हमें ना 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। जैसे अब हमारा एग्जांपल लगाओ, जैसे अगर हमें कोई बिज़नेस करना है या कोई भी हम घर भी लेते हैं तो उसकी हम क्या करवाते हैं, रजिस्ट्री करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। ऐसे ही कंपनी को स्टार्ट करने से पहले हमें 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। एक होता है हमारा MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा होता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पार्षद सीमा नियम, ठीक है। और
आर्टिकल को क्या बोलते हैं हमें? अंतर नियम, अंतर नियम। ठीक है, अब देखो एक होता है हमारा पार्श्व सीमा नियम, एक होता है अंतर नियम। पार्श्व सीमा नियम क्या होता है? जब हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो जो पार्श्व सीमा नियम है ना, उसमें हम क्या लिखेंगे? हमारी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम अपनी कंपनी किस लिए खोल रहे हैं, क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्या मेरी कंपनी के पास पावर है। एक पावर, एक लिमिट बता दी, इस पावर के बियॉन्ड वो कोई काम नहीं कर सकती है, तो वो पावर बता देना। पावर और ऑब्जेक्टिव किस में बताया जाता है? पार्श्व सीमा नियम। एक कंपनी की लिमिट डिसाइड कर देती है, कंपनी की लाइबिलिटी इतनी है, कंपनी की कैपिटल पूंजी इतनी है, मैक्सिमम इतनी ही वो यूज़ कर सकती है, तो वो क्या हो जाएगा? एक लिमिट डिसाइड कर देना, एक पावर डिसाइड कर देना, वो हमारा क्या हो जाता है? पार्श्व सीमा नियम। अब अंतर नियम क्या होता है? अंतर नियम क्या होता है? जब हम कंपनी के कुछ हमारे बायलॉज होते हैं, मतलब कुछ हमारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जब भी हम कंपनी स्टार्ट करते हैं, कंपनी के अंदर के जो बंदे हैं, जो डायरेक्टर है, एम्प्लॉइज़ है, वो एक रूल्स होंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होंगे, कुछ ना कुछ बायलॉज होंगे, तो उस बायलॉज के अंदर रह के ही उसे काम करना होता है, तो वो क्या हो जाता है? हमारा अंतर नियम। क्लियर है? तो पार्श्व सीमा नियम जो होता है वो बाहर के लोगों के लिए, अगर बाहर का कोई बंदा, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में कोई थर्ड पर्सन, कोई भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो देखेगा ना कि हाँ मेरी कंपनी की, मतलब इस कंपनी की क्या पोजीशन है, किस लेवल पर है, वो कहाँ पर स्टैंड करती है, तो उस बाहर वाले पर्सन को मतलब वो हमारी चेक करेगा कि किस पॉइंट पर है, किस स्टेज पे है, तो आउटसाइडर को बताने के लिए कि हम इस लेवल पर हैं और आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो जाता है हमारा पार्श्व सीमा ना, बाहर के लोगों को जो बताता है, आउटसाइडर्स को जो इन्फॉर्मेशन देता है। और अंतर नियम, अंतर नियम देखो नाम से डिफाइन हो रहा है, अंतर नियम, अंतर मतलब अंदर के, कंपनी के अंदर के जो पर्सन है उनके कुछ नियम होंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे, वो क्या हो जाएंगे? अंतर नियम। ठीक है, अब हमारे यहाँ से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है? ये देखो, आंतरिक पूर्ण निर्माण से के अंतर्गत एक विद्यमान कंपनी खुद को आंतरिक रूप से पूर्ण संगठित करती है। आंतरिक रूप से मतलब अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, थोड़ा बहुत इंटरनली चेंज कर देती है, पूर्ण संगठित कर देती है। ठीक है, अब वो इंटरनली क्या चेंज करती है? दो चीज़ें चेंज करती है। फर्स्ट आ जाता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, सेकेंड आ जाता है शेयर कैपिटल। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? हमारा पूंजी संरचना। पूंजी संरचना मतलब कि हमारा, जैसे हमारी कंपनी में मेरे पास ना 1 लाख रुपए है, ठीक है, अब 1 लाख में मैं रेशो कर रही हूँ, 60,000 के तो मैं शेयर इशू कर रही हूँ, अंश इशू कर रही हूँ, और 40,000 के मैं ऋण डिबेंचर्स को इशू कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, एक रेशो थी मेरी, शेयर और डिबेंचर की एक रेशो थी, तो मैं इस रेशो को चेंज कर रही हूँ, पूंजी संरचना की रेशो को चेंज कर रही हूँ, मैं परिवर्तन कर रही हूँ, या फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, शेयर कैपिटल में कुछ चेंज कर रही हूँ। जो मेरी शेयर अंश पूंजी है ना, अंश पूंजी में थोड़ा बहुत चेंज कर रही हूँ, कम या ज़्यादा कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा मेरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब मैं कंपनी बंद नहीं कर रही, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर रही हूँ, वो हो जाएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आंतरिक पूर्ण निर्माण के अंतर्गत स्वयं को खुद संगठित करने वाली कंपनी पूंजी संरचना की योजना बनाती है। पूंजी कटौती की योजना के अंतर्गत कंपनी द्वारा अंश पूंजी और कभी कभार लेनदार तथा ऋण पत्रों को भी इसके वास्तविक मूल्य मतलब रियल वर्थ को कम कर दिया जाता है। मतलब जो इसकी पोजीशन है ना, उसको एक सेम पोजीशन पे लाने के लिए हम अगर हम ऋण पत्रों को कम कर देंगे, ठीक है, तो हमारी लाइबिलिटी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, हमारी टेंशन खत्म हो जाती है ना, जब हम उनको दे, तो क्या कहते हैं इसमें रिड्यूस की जाती है अपनी लाइबिलिटी को। इस प्रकार अंश पूंजी ऋण पत्रों के लेनदारों के मूल्य में कमी करके प्राप्त राशि का प्रयोग कंपनी द्वारा संचित हानियों, देख जो भी हमारा अंश पूंजी से या जिससे भी हमारा पैसे मिलेगा ना, हम वो जो भी हमारे लॉसेस है ना उसको रिकवर कर देंगे ताकि लॉस ना हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आ जाता है, अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा, दो तरह से हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है। आज की वीडियो में हम फर्स्ट टाइप करेंगे अंश पूंजी में परिवर्तन, अल्ट्रेशन, चेंजेस करना, अंश पूंजी में अल्ट्रेशन इन द शेयर कैपिटल। चेंजेस देखो दो तरह से कर सकते हैं, अंश पूंजी में कमी करना, मतलब कि पूंजी में कमी करना, अंश पूंजी में कमी और अंश पूंजी में
परिवर्तन, अंश पूंजी में कमी परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन क्या होगा? अभी मैंने 8 लाख के शेयर इशू किए और अभी भी मेरी कंपनी के पास 8 लाख के ही शेयर हैं, लेकिन उसमें मैं इंटरनली थोड़ा बहुत चेंजेस करी हूँ, ठीक है। और कमी क्या होता है? मतलब कम कर देना। 8 लाख के शेयर है और मैंने उसको कर दिया 5 लाख के, रिड्यूस कर दिया, कमी कर दी, ठीक है। मतलब कमी कर देना मतलब कम कर देना शेयर्स, और अल्ट्रेशन कर देना, शेयर उतने ही मतलब उतने के उतने ही हैं, लेकिन हम उसमें थोड़े बहुत क्या करें, चेंजेस करें। फर्स्ट आ जाता है हमारा अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। अल्ट्रेशन, अब देखो यहाँ पर वही जो हमने पहले बेसिक किया था ना, एओए और एमओए, सीमा, पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम, ठीक है। तो यही बात आएगी। अब देखो पहला क्या है हमारा पॉइंट, अंश पूंजी में परिवर्तन। परिवर्तन करने के लिए कंपनी के अंतर नियमों में मतलब जो हमारे क्या है, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अंतर नियम जो हमारे एम्प्लॉयज़ के कुछ नियम बनाए हुए हैं, उसमें प्रावधान होने की दशा में कंपनी अपने एमओए के मतलब पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक़े में परिवर्तन करके नियमित विधियों से परिवर्तन कर सकती है। इसका मतलब देखो क्या हो गया ओवरऑल, अगर हमें अंश पूंजी में परिवर्तन करना है ना, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, जो हमारा अंतर नियम है ना, अगर हमारा अंतर नियम में लिखा हुआ है, जैसे हमने जो कंपनी से पहले डॉक्यूमेंट बनाया अंतर नियम में अगर हमारा डिफाइन है कि आप परिवर्तन कर सकते हो शेयर में, अगर उसमें डिफाइन है कि आप परिवर्तन कर सकते हो शेयर में, तो ही आप ये 5 मेथड को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर अंतर नियम में हमारा नहीं लिखा हुआ तो आप ये अडॉप्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर अंतर नियम में लिखा होगा तो हम ये 5 मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो अंतर नियम क्या है, कंपनी के अंतर नियमों में प्रावधान होने की दशा में, अंतर नियम में प्रावधान होगा तभी हम ये सब कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है। अब क्या है, देखो पहला क्या है, फर्स्ट आ जाता है हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करें, कुछ ना कुछ परिवर्तन करें। परिवर्तन कैसा होगा? देखो इंक्रीज इन अंश शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में वृद्धि। फर्स्ट आ जाता है हमारा अंश पूंजी में वृद्धि करना। अब अंश पूंजी में वृद्धि करना क्या होता है? कंपनी नए अंशों को जारी करके अंश पूंजी में वृद्धि कर सकती है। जो शेयर कैपिटल है ना, अंश अगर हमारे इन्वेस्टर रेडी हैं और ख़रीदने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उनको ना अपने अंश जारी कर देंगे कंपनी। अब हम क्या करेंगे, अपने अंश जारी कर देंगे। अगर हम अंश जारी कर देते हैं तो हम क्या करेंगे, अंश उनको दे देंगे और वो हमें, जैसे मेरे बाहर के जो बंदे हैं उनको हम अंश दे देंगे, शेयर्स दे देंगे। उसके बदले वो हमें क्या देंगे, पैसा देंगे। जैसे 100 रुपये का एक शेयर है और किसी ने 100 शेयर खरीद लिए, ठीक है, तो 10,000 रुपये मेरे पास आ जाएंगे, मेरी कंपनी के पास 10,000 रुपये आ जाएंगे, है ना। जो 10,000 रुपये आएंगे उससे मैं जो मेरे लॉस वगैरह उसको कवर कर सकती हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया, अंश पूंजी को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। इंक्रीज़ करके मैं क्या कर सकती हूँ, परिवर्तन कर सकती हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, अंशों का एकीकरण। अब देखो एकीकरण क्या होता है, एकीकरण मिल जाना, ठीक है। एकीकरण क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे ना मेरे पास अभी ना मेरे पास कितने के शेयर हैं, जैसे मैंने ना हाँ, जैसे ना एक मेरी कंपनी है, उसने ना अंश जारी कर रखे हैं 80,000 के, ठीक है। 80,000 के शेयर है, 10 रुपये का एक है, ठीक है। कितने के शेयर हो गए टोटल, 8 लाख के। अब मैं उसमें क्या करी हूँ, एकीकरण करी। एकीकरण का क्या होगा, अब जो मेरे 80,000 के जो शेयर थे ना, वो मैं जो 10 रुपये का एक शेयर था उसको मैंने कर दिया 100 रुपये का एक शेयर। क्या कर दिया मैंने, 100 रुपये का एक शेयर कर दिया। अब जो मैं 10 रुपये का शेयर था उसका अंकित मूल्य चेंज करके मैंने 100 रुपये का एक शेयर कर दिया। अगर मेरा वो 100 रुपये का एक शेयर है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे कितने हो गए, 80,000 के शेयर थे ना, यहाँ पर हो गए अब 8,000 के, 8,000 के हो गए, क्योंकि एक शेयर का अंकित मूल्य, पहले जो मेरे 10 रुपये के शेयर थे ना, उसको मैंने क्या कर दिया, 100 रुपये के शेयर बना दिए। जो 10 रुपये के मेरे शेयर थे मैंने उसको 100 रुपये का एक बना दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अंशों का एकीकरण, मतलब जो मेरे, देखो पहले अगर मैं 10 रुपये के शेयर इशू कर रही थी तो मेरे कितने शेयर बन रहे थे, 10 रुपये के अंश इशू कर रही थी तो मेरे कितने अंश बन रहे थे, 80,000 रुपये, है ना। अब मैंने उसको शेयर की वैल्यू चेंज करके 100 रुपये कर दिया, तो अब मेरे कितने 8,000 रुपये बन रहे हैं। एक जीरो यहाँ कम होगी ना, 8,000 रुपये,
बने रहे। मतलब मेरी कैपिटल पहले भी 80,000 गुना 10 करेंगे तो भी 8 लाख आएगी, और 8,000 गुना 100 करेंगे तो भी 8 लाख। मेरी अंश पूंजी उतनी की उतनी ही है, लेकिन मैंने क्या किया, एकीकरण कर दिया। जो मेरा अंकित मूल्य 10 रुपये का था उसको मैंने चेंज करके क्या कर दिया, एकीकरण कर दिया। अब 10 रुपये के मैंने वो 100 रुपये का कर दिया, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, हम अंश पूंजी का एकीकरण। जैसे यहाँ पर देखो पढ़ते हैं, एकीकरण है ना, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एकीकरण क्या होता है, अंशों के एकीकरण द्वारा एक कंपनी अपने अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है। अंशों में एकीकरण के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपने कम अंकित मूल्य वाले अंशों का अधिक अंकित मूल्य, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारे कम अंकित मूल्य वाले अंश है ना, उसको अधिक अंकित मूल्य वाले अंशों में एकीकरण कर देती है। जो मेरा 10 रुपये का अंकित मूल्य था उसको मैंने चेंज करके कितना कर दिया, 100 रुपये कर दिया, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, कम अंकित मूल्य वाले अंशों का अधिक अंकित मूल्य वाले अंशों में एकीकरण कर दिया। अंश मेरे अभी भी उतने हैं और पहले भी उतने ही थी, लेकिन मैंने अंकित मूल्य उसका चेंज कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, एकीकरण, कंसोलिडेशन, इकट्ठा कर देना। एकीकरण में इकट्ठा कर देना, जो 10 के थे उसको क्या बना दिया, 100 का बना दिया। अब ये देखो एग्जाम्पल देखो, इसमें लिया भी हुआ है, जैसे मैंने लिया था ना वैसे ही यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे इसमें लिया हुआ, राम लिमिटेड ने एक निर्णय लिया कि अपनी 50 लाख की अंश पूंजी को 50 रुपये, पहले कितने के थे, 50 रुपये वाले शेयर थे और 1 लाख रुपए अंशों को में विभाजित किया हुआ था। अब उसने क्या किया, ये अंकित मूल्य चेंज करके जो 50 रुपये का था उसमें कितने में कन्वर्ट कर दिया, 100 रुपये में। अब 100 रुपये वाला जो अंश है उसको 50,000 के अंशों में एकीकरण कर दिया। मतलब हमारा अंकित मूल्य पहले जो 50 रुपये का था अब वो 100 रुपये हो गया, शेयर उतने के उतने ही है, वो क्या हो जाएगा हमारा एकीकरण। अब इसकी एंट्री देखो कितनी ईजी है एंट्री, ये देखो शेयर कैपिटल, पहले भी शेयर कैपिटल वही 50 लाख थी, अभी भी शेयर कैपिटल कितनी है, 50 लाख। शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, लेकिन जो हमारा अंकित मूल्य पहले हैं वो हमारे कितने के शेयर थे, 50 रुपये के। अब मैंने अंकित मूल्य चेंज करके उसको 100 रुपये कर दिया। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, मतलब शेयर उतने के उतने ही है, लेकिन हमने अपना अंकित मूल्य का एकीकरण कर दिया, इकट्ठा कर दिया। 50 रुपये वाले शेयर को हमने 100 रुपये के बना दिए। ये हो गया हमारा कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। नेक्स्ट आ जाता है, बिल्कुल इसका अपोजिट है, उपविभाजन। उपविभाजन क्या होता है, देखो जब हमारे अंश पूंजी को अब देखो, अब मेरा वही सेम एग्जांपल लूँगी, उसी को उल्टा कर देंगे हमारा। देखो जैसे कि हमारा यहाँ पर था, जैसे हमारे यहाँ पर हमने किया था, देखो 80,000 के पहले मेरे शेयर कितने के थे, सॉरी यहाँ मैं लेती हूँ जैसे 2,000 रुपये के मेरे शेयर थे, 100 रुपये का एक था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने 20,000 रुपये के शेयर कर दिए और कितने का एक कर दिया, 10 रुपये का एक कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा पहले 100 रुपये का एक शेयर था ना, अंकित मूल्य 100 रुपये का था, उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने उपविभाजन कर दिया। 100 रुपये के शेयर को कितने में विभाजित कर दिया, 10 रुपये के शेयर कर दिए। तो वही जो जैसे 100 रुपये के थे तो 2,000 रुपये के शेयर इशू हो रहे थे, अब 10 रुपये का तो 20,000 शेयर इशू हो रहे। मतलब मेरी शेयर कैपिटल अंश पूंजी उतनी की उतनी है, लेकिन मैंने उपविभाजन कर दिया। जो 10 रुपये के थे जो 100 रुपये के थे उसको क्या कर दिया, विभाजित करके 10-10 रुपये वाले बना दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उपविभाजन। अब इसको रीड करो, अंश पूंजी को परिवर्तन करने के लिए कंपनी अपने अधिक अंकित मूल्य वाले ये आ गया, अधिक अंकित मूल्य वाले अंशों का कम अंकित मूल्य वाले अंशों में उपविभाजन कर सकता है। जो अधिक अंकित, उपविभाजन मतलब डिवाइड कर देना, कम कर देना, ठीक है। अधिक वाले को किस में कर दिया, कम वाले में विभाजित कर दिया। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें ना यहाँ पर पार्टली पेड का दिया हुआ, ये करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम्पल में ये लिख सकते हो। यदि ये देखो इसमें ना जैसे थोड़ा आप ऐसे लिखो, उदाहरण यदि 8,000 अंश को 100 अंकित मूल्य वाले हैं, 8,000 अंश है, 100 अंकित मूल्य के हैं। अब हमने क्या कर दिया, ये 90% छोड़ दो, यहाँ पर करो कि 8,000 अंकित मूल्य वाले हैं वो 100 रुपये के, 100 रुपये वाले को किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 रुपये वाले में। अब जो हमारे क्या थे,
जो हमारे 100 रुपये के थे ना उसको किस में कन्वर्ट कर दिया 10 रुपये में। अब पहले 8,000 के 100 इशू हो रहे थे, अब 80,000 के 10 रुपये में इशू हो रहे हैं। मतलब सिंगल अंकित मूल्य था उसका 100 रुपये से किस में कन्वर्ट कर दिया 10 रुपये में। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल शेयर कैपिटल उतनी की उतनी है, तो शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस हमारा यहाँ क्या है, इसमें ना 7,20,000 लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ क्योंकि पहले ये 90% का इन्होंने लिया हुआ है। इस 90% को अगर हम नहीं लेते ना, इस 90% को काट देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 8,000 के पहले 8,000 के थे अंश, 100 रुपये का एक था, अब 80,000 के शेयर है 10 रुपये का एक है। तो मतलब शेयर उतने के उतने ही रहे। यहाँ पर कट करके मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट करके यहाँ पर सीधा 8 लाख कर दो, क्योंकि अगर हम वो करेंगे ना वो थोड़ा अटपटा सा हो जाएगा ये 90% वाला। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने 8,000 के शेयर थे, 100 रुपये का एक था, तो यहाँ पर भी 8 लाख रुपये, 8 लाख रुपीज़। यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 8 लाख रुपीज़, 8 लाख। और यहाँ पर भी हमारा कितने हैं 80,000 के शेयर है, 10 का एक है, तो यहाँ पर भी 8 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8 लाख आ गया। अब यहाँ पर देखो पहले वो 8,000 का शेयर थे, 10 रुपये का एक था ना, तो यहाँ पे अंकित मूल्य पहले 100 रुपये था और अब 80,000 के शेयर है 10 रुपये का एक है, तो अब अंकित मूल्य कितना हो गया 10 रुपये हो गया। तो मतलब क्या आ गया, अंकों का उपविभाजन कर दिया, मतलब जो 100 रुपये के थे उसको विभाजित करके किसमें कर दिया 10 रुपये में। कंसोलिडेशन में जो है अंकित मूल्य बढ़ जाता है, एकीकरण इकट्ठा हो जाना, इकट्ठे होएगा ना, तो जो जैसे कोई भी होगा जो 10 रुपये का है वो 100 में हो जाएगा, 50 रुपये का है वो 100 में हो गया, जितना भी आपने एग्जाम्पल ले रखा है। एकीकरण मतलब इकट्ठा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सब डिवीज़न में हमारा कम हो जाता है, जो 100 वाला है वो 10 में आ गया, वो कम में आ गया। ठीक है, तो 3 मेथड हो गया हमारा। फर्स्ट मेथड क्या है, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इंक्रीज कर देंगे शेयर कैपिटल में, मतलब अंश पूंजी में वृद्धि, अंश पूंजी का एकीकरण, अंश पूंजी का उपविभाजन। इज दिस क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट आ जाता है कैंसिलेशन ऑफ। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या हो जाता है, देखो फोर्थ पार्ट क्या कहता है, कैंसिलेशन ऑफ अनइशूड शेयर। देखो क्या था, जैसे मेरी कंपनी थी, मैंने ना शुरू में डिसाइड किया कि मैं ना 8 लाख के शेयर इशू करूँगा, 8 लाख के अंश इशू करूँगा, जिसमें से ना मैंने 6 लाख रुपए के तो अंश इशू कर दिए, लेकिन मैंने जो 2 लाख थे ना वो अनइशूड शेयर है, अनिर्गमित। 6 लाख के तो निर्गमित कर दिए, जो 2 लाख के शेयर है वो मेरे क्या है अनिर्गमित है। ठीक है, अभी मैंने उसको इशू नहीं किया। जो मैंने अंशों को अनिर्गमित है, जिसको इशू मैंने नहीं किया ना, उसको मैं कैंसिल कर रही हूँ, उसको मैं कह रही हूँ मैं इशू ही नहीं करती, मैं कैंसिल कर रही हूँ उसको। ठीक है, अभी जो मेरे 8 लाख के थे ना, मैंने बस 6 लाख के ही शेयर इशू किए हैं, मैं 2 लाख को कह रही हूँ मैंने करने ही नहीं है, मुझे नहीं करना इशू शेयर। तो वो क्या हो गया, कैंसिल कर दिए। अनिर्गमित अंशों को कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, यदि कंपनी चाहे तो अपने अनिर्गमित अंशों को रद्द कर सकती है। अब देखो अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि जो हमारा क्या था अनिर्गमित अंश थे ना, जैसे जो मेरे 8 लाख के थे, ठीक है, मैंने उसमें 6 लाख के तो निर्गमित कर दिए और 2 लाख के हमने उसको इशू नहीं किया, कहा कि मैं इशू नहीं करती, तो मैं उसको ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, अब इसमें ये जो मेरे जो 2 लाख जो मैंने अंश पे पैसा लगाना था ना, वो मैं कहाँ लगा रही हूँ, कोई मेरे लॉस है, कोई मेरे ऋण वगैरह, उनको कवर करने में लगा रही हूँ, तो मुझे ये फ़ायदा हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, कैंसिलेशन ऑफ अनइशूड शेयर, कैंसिल कर देते हैं अनइशूड शेयर को। ठीक है, कंपनी चाहे तो अपने अनिर्गमित अंशों को रद्द कर सकती है। यह ध्यान देने योग्य विषय है कि कंपनी के अनिर्गमित अंशों को रद्द करने के लिए न तो हाँ, ठीक है, न तो अगर देखो अब हम अल्ट्रेशन, जो हमारा ये सारा कंसेप्ट चल रहा है अल्ट्रेशन का चल रहा है, जितने भी पार्ट चल रहे हैं, अगर हम ऐसा कर दें तो हमें किसी कोर्ट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कोई कोर्ट की अप्रूवल लेने की नहीं ज़रूरत है, हम ऐसे ही कर सकते हैं अपनी कंपनी में, ऐसे ही अंशों को क्या कर सकते हो, रद्द कर सकते हो, अनइशूड शेयर को, अनिर्गमित को। 5 पार्ट आ जाएगा अंशों का स्टॉक में परिवर्तन। देखो अंश और स्टॉक होता है ना, उसमें ना माइनर से डिफरेंस होता है। अंश जो होता है वो फिक्स रेट में होते हैं, ठीक है, और जो स्टॉक होते हैं वो हमारे फ्रैक्शन में होते हैं, मतलब ये हो जाता है। अब अगर हम अंशों को स्टॉक में परिवर्तन करके ना हम क्या कर सकते हैं, अपने परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अंशों को स्टॉक में, शेयर को स्टॉक में परिवर्तन कर सकते हैं, अंशों का स्टॉक में परिवर्तन। अगर कंपनी चाहे ना अपने अंश पूंजी को परिवर्तन करने के लिए कंपनी अपने पूर्ण चुकता अंश, मतलब फुली पेड शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये देखो, शेयर कैपिटल टू शेयर स्टॉक अकाउंट,
मतलब शेयर कैपिटल, पहले शेयर कैपिटल था, अब हमने उसको क्या बना दिया, स्टॉक अकाउंट बना दिया, इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट। है शेयर उतने के ही उतने, अंश कितने के थे, पहले भी 5 लाख के थे, अभी भी 5 लाख के, लेकिन अंशों को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक में कन्वर्जन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट नोट। अब देखो जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट मेथड था ना, ये देखो क्या था हमारा फर्स्ट मेथड था, आज हमने ये वाला मेथड किया, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में परिवर्तन। ये 5 तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट मेरे साथ साथ रिपीट करना है। ठीक है, फर्स्ट मेथड कौन सा था, फर्स्ट था हमारा अंश पूंजी में वृद्धि, इंक्रीज करके। ठीक है, फिर दूसरा हो जाता है एकीकरण करके, अंशों का एकीकरण करके। तीसरा मेथड क्या है, अंशों का उपविभाजन करके। एकीकरण में क्या था हमारा, जो 10 रुपये के थे उसको 100 रुपये का बना दिया, उपविभाजन में जो 100 रुपये का था उसको 10 रुपये में बना दिया। फोर्थ क्या आ जाता है, अंशों अनिर्गमित अंशों को रद्द करके, जो अनइश्यूड शेयर है जिसको हमने इशू ही नहीं किया था उसको हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, और फिफ्थ क्या आ जाएगा, अंशों को स्टॉक में परिवर्तन करके। ऐसे करके हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का फर्स्ट मेथड कंप्लीट हो जाता है, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब देखो, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है, देखो जब हम सिर्फ अल्टरेशन, सिर्फ परिवर्तन कर रहे हैं ना, तो हमें ना कंपनी को किसी की मतलब कोर्ट की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हम उसमें कमी करते हैं ना, कमी करेंगे, अंश पूंजी में रिडक्शन कर रहे हैं, तो हमें कोर्ट से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा काफ़ी कुछ। अगर हम रिडक्शन करेंगे, अगर हम अंश पूंजी में कमी करेंगे तो हमें काफ़ी प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम पूंजी में परिवर्तन कर रहे हैं छोटा मोटा, तो हमें कोर्ट से अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये लास्ट में दिया हुआ है, ये रहा इम्पोर्टेंट नोट है, उपरोक्त 5 विधियों द्वारा अंश पूंजी में परिवर्तन करने के लिए कंपनी द्वारा केवल एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। विशेष प्रस्ताव पता है इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, विशेष प्रस्ताव, क्योंकि ना देखो जब भी हमें एक होता है जनरल रिजोल्यूशन, एक स्पेशल, मतलब एक विशेष प्रस्ताव क्या होता है कि हम अगर अपनी कंपनी में अगर हम अपने इसमें अंशों में परिवर्तन करें तो हमें प्रस्ताव पारित करना होता है, ठीक है, सिर्फ एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है, किसी की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती। अब मेरे को कोर्ट का अप्रूवल, न्यायालय की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम इसमें परिवर्तन करें, कमी नहीं करें, कमी वाला टाइप नहीं है, कमी वाला प्रकार नहीं है। जब कमी करते हैं तो हमें न्यायालय से हमें अप्रूवल लेनी होती है, लेकिन अगर हम सिर्फ परिवर्तन करें तो न्यायालय से हमें कोई अप्रूवल लेने की, स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के सिर्फ प्रस्ताव पारित करने की ज़रूरत होती है। एक स्पेशल प्रस्ताव पारित किया जाता है, एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। आज हमारा ये फर्स्ट कंसेप्ट हो गया। कल नेक्स्ट डे हम करेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट डे हो जाएगा हमारा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, थैंक यू।